हेलो बच्चों, रशियन रिवॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा था आपका। इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो रशियन एम्पायर था वहाँ का रूलर था जार निकोलस सेकंड, जो कि अपने आप में थोड़ा सा ऑटोक्रेसी वाला था। क्लियर। दूसरा देखा था कि जो रशियन एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था उस टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत सारी कंट्रियाँ आज की आती हैं। इसमें हमने देखा कि वहाँ की इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में देखा कि 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। और दूसरी बात थी कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री थी वो 1890s में जाकर लगभग स्टार्ट हुई थी। उससे पहले दो चार इंडस्ट्रियाँ थी जो भी वहाँ के रिमोट एरिया या सेंटर एरिया थे, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये इंडस्ट्रियाँ तो बनी थी लेकिन यहाँ पर वेजेस और काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे। और वर्कर्स को कुछ वर्कर्स शहर में रह रहे थे और कुछ वर्कर्स गांव में। जो वर्कर थे उनका रहना सहना और खाना पीना ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्लियर। इस तरह की बातें देखी थी। और दूसरी एक बात और ये जानी थी कि जो वहाँ के नोबल्स थे वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। उनका जो किसान थे या वर्कर थे सम्मान नहीं करते थे। इवन बाद में देखा कि उनका मर्डर वगैरह भी होने लगा था। ठीक है, उनको पैसा देने से मना करने लगे थे लोग। इस तरह की बातें वे लोग डिमांड रख रहे थे कि एक इक्वलिटी आए, सबके लिए बराबर आए। इस तरह की बातें देखी थी। फिर देखा था कि किस तरह सोशलिज्म रसिया के अंदर आया था। सोशलिज्म यानी कि जब सभी लोग इक्वली ट्रीट हो। क्लियर। इकोनॉमी के उसमें तो सोशलिज्म में देखा कि एक पार्टी बनी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जिसको बाद में सोशल डेमोक्रेटिक बोला गया। इसका एक जो लीडर था वो था लेनिन। क्लियर। ये हमने देखा था। दूसरी एक पार्टी बनी, ये वर्कर के लिए काम करती थी। दूसरी एक ऐसी पार्टी थी, वो थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो 1900 में बनी थी। ये किसके लिए थी? ये पीजेंट राइट के लिए काम कर रही थी। और भी बहुत सी पार्टियां बनी थी। ठीक है। बोल्शेविक और मेंशेविक भी देखा था। बोल्शेविक यानी कि मेजॉरिटी वाला ग्रुप और मेंशेविक माइनॉरिटी वाला ग्रुप लेनिन की पार्टी के अंदर। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ए टर्बुलेंट टाइम, दी 905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट यानी कि अशांत या फसाद की जड़। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो रशियन ऑटोक्रेसी बाकी ऑटोक्रेसी के मुकाबले थोड़ी सी अलग थी। ये समय आप देख रहे हो कौन सा है? 905 का। आप लोगों को अगर याद हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 में। 1791 में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया बनना, जब जो वहाँ का किंग था या जो एम्परर था, जो रूलर था, उसको पार्लियामेंट के अंडर लाया गया। तो अब आप लोग देख रहे हो यहाँ से और यहाँ में कितना वक्त है? लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का समय है। तो 1900 के आसपास तक यूरोप की मोस्टली कंट्रियाँ, जितनी भी कंट्रियाँ थी, ज़्यादातर सभी में जो रूलर था वो पार्लियामेंट के अंडर काम करने लगा था। लेकिन रसिया के अंदर क्या था? 905 आ गया, लेकिन अभी तक जो जार था, ठीक है, वो जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी कि उसको अभी पार्लियामेंट की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं थी। अभी भी वो अपनी मनमर्जी कर रहा था। इस बात के लिए हुआ क्या कि जो लिबरल्स थे, लिबरल सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, इन तीनों ने मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डिमांड उठाई और डिमांड रखी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली बनाएगा। ठीक है। और इस बात को सपोर्ट किया नेशनलिस्ट और जिहादिस्ट ने। अब ये क्या चीज़ हुई? आप लोगों ने पहले पढ़ा था। लिबरल क्या थे? लिबरल वो लोग थे जो चाहते थे कि किसी एक धर्म का सम्मान ना हो, सभी धर्म इक्वली ट्रीट हो। ठीक है। दूसरी बात ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव हो और इलेक्टेड हो। आप लोग याद कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, सोशल डेमोक्रेट कौन थे? सोशल डेमोक्रेट एक पार्टी बनी थी जो वर्कर के लिए काम कर रही थी, वर्कर के घंटे वगैरह के लिए। ठीक है। तीसरी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी क्या थे? ये वो लोग थे जो पीजेंट के लिए काम कर रहे थे, उनके राइट्स के लिए, कि उनको जो नोबल्स हैं उनसे ज़मीन किसानों को ट्रांसफ़र कर दी जाए। इस तरह की बातें रख रहे थे।
अब नेशनलिस्ट क्या थे? नेशनलिस्ट वो लोग थे जो लोग सभी लोगों के लिए इक्वल राइट रख रहे थे। अब आप लोग चाहोगे कि लिबरल और नेशनलिस्ट में क्या फ़र्क रहा? बेटा देखो, नेशनलिस्ट चाहते थे कि सभी लोग इक्वली हों, लेकिन लिबरल क्या थे? लिबरल सभी लोगों इक्वली तो बोल रहे थे, लेकिन एक फ़र्क ये था कि ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि सभी लोगों को बराबर वोटिंग राइट मिले। जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास क्वालिटी है, उसी के पास वोटिंग राइट हो। क्लियर? इस तरह की बातें रख रहे थे। अब अगले आते हैं जिहादिस्ट, जिनको हम लोग जिहादी भी बोलते हैं। ये क्या है? ये मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया था उसमें ये रह रहे थे, और ये रिफॉर्मिस्ट है, मतलब जो मुस्लिम सेक्ट एक धर्म है उसके रिफॉर्मिस्ट है, उसमें सुधार करने वाले हैं कि जो जो उसमें कमियां हैं या उनके मुस्लिमों के लिए भलाई के लिए काम करते हैं उनको बोल लेते जिहादिस्ट। ठीक है, तो इस बात को दोबारा समझते हैं। इसमें क्या था कि लिबरल, सोशल डेमोक्रेट और सोशल रिवोल्यूशनरी ने, इन तीनों ने मिलकर एक डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने। इस बात को सपोर्ट किया नेशनलिस्ट और जिहादिस्ट ने। बात है समझ में? उसके बाद अब हुआ क्या? साल आता है 904 का। अब 904 का जो साल था वो रसिया के वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहा। एक कारण तो उसका ये था कि देखो 1904 से लेकर 1905 यहाँ पर जापान के साथ भी रसिया की लड़ाई चली है। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चली हैं, इसमें जापान ने रसिया को डिफीट भी किया था। ठीक है, मतलब हरा दिया था। अब हुआ क्या कि 1904 के समय में रसिया के जो वर्कर थे उनके लिए वर्कर्स ज़्यादा हो गए, फैक्ट्रियाँ कम होने लगी, और जो एसेंशियल गुड्स थी जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक, खाने पीने की चीज़ें, इन चीज़ों के एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और रियल वेजेस जो थी वो 20% घट गई। अब ये रियल वेजेस क्या चीज़ है? देखो, रियल वेजेस यह है कि किसी चीज़ को अभी आप मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज़ आप 2 किलो खरीदते हो। ठीक है, अचानक उसके प्राइस बढ़ जाएं और आप 100 रुपये में उसको 1.5 किलो ही खरीद पाओ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल वेजेस, कि पहले 100 रुपये जो थे वो 2 किलो के बराबर थे, लेकिन अब 100 रुपये जो हैं वो 1.5 किलो के ही बराबर है। क्लियर? तो रियल वेजेस है एक्चुअल में आप उससे कितना सामान खरीद पाते हो। तो जो रियल वेजेस थी, कि पैसे तो उनको आज भी 100 ही मिल रहे हैं, लेकिन आज वो खरीद पा रहे हैं केवल 1.15, 1.5 किलो। इस तरह की बातें चली। अब रियल वेजेस जब घटी तो इन लोगों ने क्या करा? एसोसिएशन बनानी स्टार्ट कर दी। एसोसिएशन क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री के जो मालिक थे उनके खिलाफ स्ट्राइक करने लगे, उनसे डिमांड रखने लगे कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। तो इस तरह की बहुत सी वर्कर्स एसोसिएशन बनी। अब हुआ ये कि एक ऐसी ही और वर्कर एसोसिएशन थी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, बहुत सारी बनी थी। ठीक है, तो उसके जो वर्कर थे, उससे जो जुड़े हुए 4 वर्कर थे, उनको वो एक फैक्ट्री में काम करते थे जिसका नाम था पुतलीलोव आयरन वर्क्स। इसमें काम करते थे, तो मालिक ने उन लोगों को निकाल दिया। किसी भी कारण से बात नहीं मान रहे थे, पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, या जो भी डिमांड थी उनकी डिमांड नहीं सुनी, उनको कर दिया बाहर करते ही हुआ क्या कि 2-4 दिनों के बाद इस बात का इतना असर हुआ कि लगभग 1,10,000 वर्कर जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के थे, यानी कि आज के सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रसिया का मुंबई समझ लो, जैसे अपने यहाँ का मुंबई है ना, ठीक है, इसी तरह का सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, और उन लोगों ने डिमांड रखी कि जो वर्किंग आवर हैं वो 8 घंटे के होने चाहिए, उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए और उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए, यानी कि रहने के लिए डॉर्मेट्री के अलावा कुछ खाने पीने का सैनिटेशन या अच्छा सा बंदोबस्त किया जाए। ये 3 बातें रखी, इस तरह की स्ट्राइक पर चले गए। अभी इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाया, एक थे फादर गोपेन यानी कि पादरी थे गोपेन नाम के। उन्होंने क्या करा, कुछ भीड़ को अपने साथ इकट्ठा करा और विंटर पैलेस की तरफ चल दिए। विंटर पैलेस क्या है? विंटर पैलेस वो जगह है जहाँ पर जो जार था निकोलस सेकंड, उसका घर था, यानी वो रहता था। वहाँ पहुँचे, गेट पर पहुँचे पुलिस वालों ने, और देखो
कोजैक होते हैं वहीं के, जो वो क्या नाम है, कोजैक को बोलते हैं बेटा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड टाइप होते हैं ना, ये आप इनको सेमी मिलिट्री बोल सकते हैं। तो इन लोगों ने इन पर अटैक करा। अटैक करने के बाद लगभग 100 वर्कर्स को तो वहीं मार दिया गया और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। अब ये दिन था संडे का, क्लियर। तो इसलिए इस दिन को बोला गया ब्लडी संडे। क्या बोला गया? ब्लडी संडे, यानी खूनी रविवार। अब ये घटना हुई, इस घटना का इतना असर हुआ कि लगभग स्ट्राइक पूरे, जितना भी पूरी कंट्री थी, पूरी कंट्री में हर जगह जहाँ भी वर्कर्स वगैरह थे, पीजेंट थे, सब ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। जो यूनिवर्सिटी वगैरह थी उनको बंद कर दिया गया, ठीक है। स्टूडेंट वगैरह सब अपने घर आ गए, स्ट्राइक सड़कों पर आने लगे। जो लॉयर्स थे, इंजीनियर थे और जो बाकी मिडिल क्लास के वर्कर थे, उन लोगों ने सब ने अपने जगह पर यूनियन बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ऐसे ऐसे यूनियन बनी कुछ लोगों की यहाँ पर। फिर एक कंबाइंड यूनियन की बात करने लगे कि सभी की एक बड़ी यूनियन बन जाए जो सबका डिमांड रखे। जैसे कि अपने यहाँ पे कांग्रेस थी और कांग्रेस के अंदर छोटी छोटी पार्टियाँ भी थी, उन पार्टी के मेंबर्स भी कांग्रेस के मेंबर्स थे, क्लियर। 1885 में कांग्रेस बनी है ना, ठीक है। इसी तरह की बातें होने लगी। अब इन सब चीज़ों से घबरा कर जो जार था, जो वहाँ का राजा था, उसने 905 के देखते हैं पार्लियामेंट की डिक्लेयर कर दी कि ठीक है चलो आपकी बात मानते हैं, हम पार्लियामेंट को बनाएंगे। उसका नाम रखा ड्यूमा। ड्यूमा बेटा रशियन में ही पार्लियामेंट को बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज में ड्यूमा हो गया। अब ये ड्यूमा रखने के बाद सभी लोग होने लगे धीरे धीरे शांत। अब जैसे ये लोग शांत हुए, उसने राजा ने इस बात का फ़ायदा उठाया, ठीक है। जितने बहुत सारे ग्रुप बने थे उस टाइम, सभी ग्रुपों को धीरे धीरे करना चालू कर दिया कि ये इलीगल है, ये इलीगल है, आपकी एक्टिविटी इलीगल है। जो भी उसके खिलाफ था, जो कमेटियाँ थी, सबको अनऑफिशियली या इलीगल डिक्लेयर करा। जो भी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटियाँ थी, जैसे कि कहीं पर वो अपनी सभा करते, भाषण देना या पर्चे वर्चे जो भी उनको बांटना, इन सब चीज़ों को इलीगल डिक्लेयर करते रहे और मना करते रहे, क्लियर। ये सब बातें चल रही थी। उसके बाद मात्र 75 डेज के अंदर जो ड्यूमा बनी थी पहली बार, उसको डिसमिस कर दिया। अब ड्यूमा भी खत्म। रिवॉल्यूशनरी पहले शांत कर दिए ड्यूमा बनाकर, बाद में 75 डेज के अंदर ड्यूमा को ख़त्म। फिर दोबारा झगड़े उगड़े हुए, उसने सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, दोबारा उसने ड्यूमा को बनाया, रिलेक्ट करा, लेकिन 3 महीने के अंदर उसको फिर ख़त्म कर दिया, क्लियर। अब हुआ ये कि जब दूसरी बार ड्यूमा ख़त्म हुई तो जॉन निकोलस ने सोचा कि ऐसा बात नहीं बनेगी। उसने फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करे। चेंजेस कैसे करे कि जैसे कि वोटिंग को लेकर कि सब लोग वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, जो ड्यूमा के मेंबर थे, उसने अब इस बार ड्यूमा के मेंबरों को कंजर्वेटिव जो लोग थे उनको बना दिया। अब ये कंजर्वेटिव कौन है? कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है और उसको जल्दी से चेंजेस नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा था पीछे, ठीक है। इस तरह अब इनने लिबरल्स और जो रिवोल्यूशनरी थे, इन दोनों को कर दिया बाहर। यानी कि अब ड्यूमा बनी भी, लेकिन उसके अंदर जो लोग थे वो राजा के ही चाहने वाले थे, क्लियर। इतनी बात समझ में आई है नहीं? तो बेटा अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, क्लियर। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बीच में टॉपिक को नहीं रोक सकते, तो इस बात को रखना। तो इसका मतलब है 905 की रिवॉल्यूशन हुई, ड्यूमा बनी, लेकिन अब ड्यूमा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो राजा के लोग हैं, ना कि बाकी लिबरल। इसका मतलब क्या है कि दोबारा रिवॉल्यूशन तय है जब भी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी। अब इसके बाद देखेंगे हम कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रसिया जुड़ा है तो उस वक्त क्या क्या कंडीशन बनी, जिन्होंने फरवरी 1917 की रिवॉल्यूशन को बनाया। पहली हुई है 905 में, दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ है बेटा फरवरी 1917 में। तो इस वाली रिवॉल्यूशन के पढ़ेंगे कि ये किस तरह इसके लिए ग्राउंड बना, क्लियर। ठीक है, ओके।